और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर कि आखिर जंग रुकेगी या जंग जारी रहेगी। सीजफायर पर भी जंग चल रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल अपने फाइटर में मिसाइल फिट कर रहा था। इजरायली फाइटर लेबनान में घुसे और उन्होंने मिसाइल दागनी शुरू कर दी। लेबनान के अंदर घुसकर देखिए जरा, एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। सवाल यह है कि जब सीजफायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो फिर नेतन्याहू के हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? इजरायली हमला लेबनान में, लेबनान की सड़क पर आप देख रहे हैं, यहां मिसाइल अटैक हुआ है और उसके बाद धमाका हुआ जोरदार। इतना ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में यहां तक पहुंच गया है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, इनको भी निशाना बनाकर अटैक किया गया। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर अटैक हुआ और भतीजा मारा गया है। तस्वीर देखिए, यह जो अटैक है नेतन्याहू का, हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा ढेर हुआ है। ट्रंप को समझना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है नेतन्याहू को रोकना। पूरी दुनिया सीजफायर के बाद समझौते पर बात कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू तो लेबनान पर बमों की बारिश में लगे हैं। एक दिन में इतने हवाई हमले किए कि लेबनान में लाशों के ढेर लग गए। यह है यहाँ की हालत। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये देख, अपार्टमेंट्स इतनी कई मंजिलों वाली रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं। ईरान से यूरोप तक खलबली मची है। ईरान अब शांति वार्ता को लेकर आंखें दिखा रहा है और सीजफायर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं। नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही फिर से जंग भड़क जाए या तबाही शुरू हो जाए। मेरे पीछे लेबनान का इलाका है। इसी इलाके को लेकर सीजफायर में कई परेशानियां आ रही हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीजफायर का हिस्सा लेबनान बिल्कुल भी नहीं है, और इजराइल ने कहा है कि वो अपनी कैंपेन जो उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू की है, वो उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के एक चीफ थे नसरुल्लाह, जिसे मारा नेतन्याहू ने। हिजबुल्लाह के दूसरे चीफ बने, उन्हें भी टारगेट किया। सीजफायर के बाद नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेबनान के बेरूत से टायरे तक इजराइल भारी कोहराम मचाने में लगा है। इजरायली सेना ने 10 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। 50 फाइटर जेट से लेबनान के 10 शहरों में एयर स्ट्राइक किए। हमले से एक दिन में 250 लोग मारे गए। लेबनान में करीब 1500, लगभग 1500 लोग घायल हो गए। लेबनान इसे नरसंहार और नेतन्याहू को किलर मशीन कह रहा है, जबकि इजरायली सेना कह रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये उनका ऑपरेशन है। हमने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, उसके 10 मिसाइल, रॉकेट और बारूद भंडार को तबाह कर दिया है। पुल के बाद उन 2 रास्तों को भी उड़ा दिया है जहां से हथियार ले जाते थे। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ
नईम कासमी के मारे जाने की खबर आई पहले, बाद में आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे को हमने ढेर कर दिया। नईम कासमी का सचिव और भतीजा अली यूसुफ हर्शी बेरूत में उस वक्त मौजूद था। हर्शी हिजबुल्लाह चीफ के दफ्तर और उनकी पूरी सुरक्षा को देखता है। वो हिजबुल्लाह लड़ाकों तक हथियार पहुंचाने की अहम कड़ी थे। मुश्तबा के बगल में जो खड़े हैं ये हिजबुल्लाह चीफ हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक कर इस कड़ी को खत्म कर दिया है नेतन्याहू ने। जब तक हिजबुल्लाह के आतंकियों का पूरा सफाया नहीं हो जाता, इजराइल रुकेगा नहीं, वो इसी तरह लेबनान पर हमला करता रहेगा। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ईरान पहले से ही कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत। अभी भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं और हम उन्हें जरूर हासिल करेंगे। हम किसी भी समय लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया। हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो कत्ले आम हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल की प्रवृत्ति है, क्रूर है, खूंखार है, खून बहाता है, इंसानों का, बच्चों का, औरतों का खून बहाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि दोबारा ये सीज फायर की बात खत्म हो जाएगी। अगर ईरान ने डिसीजन लिया, दोबारा जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाबल मंदब बंद होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा। इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले किए और इन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेबनान में हमारे सहयोगी नजीर मसूद मौजूद हैं, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। इजराइल की बेइंतहा बमबारी से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, कई लोग गायब हैं, 1100 से ज्यादा लोग कल जख्मी हुए और जख्मियों में से कई एक की हालत गंभीर है। और यह है यहाँ रेस्क्यूअर्स यहाँ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी निकले, कहा जाता है कई लोग अभी ट्रैप हैं। ये देख लीजिए, अभी ये आग भी जुलस रही, ये देख लीजिए आग अभी है। ये बेसमेंट है, ये है यहाँ की हालत। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये देख अपार्टमेंट्स इतनी कई मंजिलवारी रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं और अंदाजा यह है कि शायद किसी के बचने की यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरी तरह तबाही का मंजर है, हर तरह तरफ से तबाही और बर्बादी का मंजर है। जितने भी लोग यहाँ थे, किसी को मालूम नहीं था कि बमबारी हो रही है, और उसमें आप अंदाजा कीजिए कि नुकसान कितना हुआ होगा। तो ये है यहाँ इस जगह पे तबाही और बर्बादी की कहानी। रेस्क्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बचाया, लेकिन अगर जो फंसे, अंदाजा नहीं है कि कोई इतनी बमबारी में बच गया होगा। ये सच है कि लेबनान में भारी तबाही मचाई है। लेबनान में सिर्फ आज के हमले में और कल रात के हमले में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। ये लेबनान की तस्वीरें देखिए जरा, जगह जगह इमारतें तबाह हो गई हैं। देख रहे हैं, धमाके के बाद गाड़ियां खिलौनों की तरह फूक चुकी हैं। एक बड़ा इलाका पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। जेसीबी लगाई गई है, एम्बुलेंस लगाई गई है। लेकिन बेशक ईरान और इजराइल का वॉर रुका है, लेकिन लेबनान में जो इजराइल अटैक कर रहा है, इस पर दुनिया के नेता नाराज हैं। क्या कुछ कह रहा है इटली? इटली का कहना है लेबनान के आम नागरिकों पर बमबारी गलत और बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई दूसरा गाजा बने। दुनिया एक खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब शांति का एक नाजुक मौका मिला है, तो जिद छोड़कर इसे मजबूत करना जरूरी है। चीन कह रहा है मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने की बहुत जरूरत है। सभी पक्ष सीजफायर का फायदा उठाएं और शांति लाएं। हम भी युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी रखेंगे। फ्रांस का कहना है लेबनान पर हमले किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सैन्य कार्रवाई इस समझौते को कमजोर कर सकती है, इसलिए इजराइल से तुरंत हमला रोकने की अपील करते हैं। यूरोपीय संघ का कहना है ईरान का सीजफायर लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए।
इजराइल के हमले से युद्ध विराम कमजोर पड़ रहा है, वो हमले रोके और हिजबुल्लाह भी हथियार छोड़े। ब्रिटेन का कहना है लेबनान में जारी हिंसा से पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई। मौजूदा हालात में लेबनान को सीजफायर से बाहर रखना है, मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है अमेरिका ईरान सीजफायर लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। 14 दिन का सीजफायर समझौता एक सकारात्मक कदम है, लेकिन स्थायी समाधान में बदलना बेहद जरूरी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि सीजफायर लेबनान में भी होना चाहिए था। हम इस पूरे इलाके में शांति देखना चाहते हैं। ईरानियों को लगा कि युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने कभी ऐसा वादा नहीं किया था। हमने कभी ऐसा संकेत भी नहीं दिया था कि ऐसा होने वाला है। अब देखिए, इजराइल अगर अटैक कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर, तो हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। यह है हिजबुल्लाह की क्रूज मिसाइल। यह क्रूज मिसाइल इजराइल पर दागी हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह भी दिन और रात हर पहर इजराइल को निशाना बना रहा है। जो हथियार उसे ईरान से मिले हैं ऐसा दावा है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर अटैक है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन। बीच में ईरान और इजराइल के हिजबुल्लाह कहां से आ गया, ये लेबनान में क्या करता है, और ये सेना आखिर ईरान के लिए क्यों लड़ रही है। भाई अब आपको बताऊं कि आखिर हिजबुल्लाह का मकसद क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान का खूंखार हथियारबंद संगठन है। इस संगठन को वहां सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हिजबुल्लाह शब्द का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, लेकिन कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इजराइल, अमेरिका समेत कई देश इसे आतंकी गुट मानते हैं। दावा है हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास करीब 2 लाख मिसाइल और रॉकेट का भंडार है। हालांकि इजराइल ने उसके 80% हथियार तबाह कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह को बनाने का मकसद ही इजराइल से लड़ना है। शिया मुसलमानों ने जब 1982 में यह उग्रवादी गुट बनाया, तब लेबनान पर इजरायली हमले का विरोध ही इनका मकसद था। लेकिन बाद में ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और ताकतवर होता चला गया, क्योंकि हिजबुल्लाह बना ही ईरान की IRGC की मदद से था। दावा है कि हिजबुल्लाह का सालाना बजट करीब 9,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिकी रिपोर्ट यह कहती है कि इसमें 70% पैसा ईरान से आता है। 2016 में खुद हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरुल्लाह ने कहा था, हमारा बजट, वेतन, खर्चा, खाना, पानी, हथियार ईरान से आते हैं। ईरान ने ही इस गुट को इजराइल के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि ईरान इजराइल से 2000 किलोमीटर है और लेबनान सटा हुआ। हिजबुल्लाह को मिसाइल, रॉकेट, ट्रेनिंग भी ईरान की IRGC देती है। शिया मुस्लिमों का यह गुट लेबनान की सियासत में भी है, क्योंकि इसका लेबनान में एक प्रभावशाली राजनीतिक दल है, जिसकी लेबनानी संसद और सरकार दोनों में अहम मौजूदगी है। यह गुट वहां कई संस्थाएं, अस्पताल, स्कूल चलाने का दावा करता है, और कई मायनों में तो लेबनान में सरकार से ज्यादा हिजबुल्लाह हावी है। लेकिन इजराइल इसे अपने बॉर्डर पर दुश्मन मानकर खत्म कर रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट यूके देबनाथ क्या कह रहे हैं। लेबनान के ऊपर इजराइल इसलिए लगातार हमले कर रहा है क्योंकि लेबनान में 40,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। इनके पास 20,000 से ज्यादा जमीन पर फायर करने वाली मिसाइलें हैं।
इजराइल ने तय कर लिया है कि वंस फॉर ऑल लेबनान में हमला करके दक्षिण लेबनान में लिटारी नदी तक जितने भी हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, स्टोरेज भंडारण साइट हैं, उन सबको नेस्तनाबूद कर लेगा। अब देखिए ये हिजबुल्लाह की कहानी है। अब आपको लिए चलता हूं ईरान। ईरान में जंग रुकने के बाद ईरानी राष्ट्रपति आज सड़कों पर थे और लोगों के बीच थे। को आप देख रहे हैं ईरानी आवाम के बीच पहुंचे। दूसरी तरफ ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है कि कैसे अमेरिकी सेना को उन्होंने खदेड़ा था जब वो पायलट को लेने आए थे, तब ये हुआ था। के जरिए ईरान ये कहना चाह रहा था कि अमेरिका C-130 लेकर आए थे ईरान की जमीन पर, उनकी सेना आई थी ईरान की जमीन पर पायलट को ले जाने के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर टूट पड़े, उसका C-130 भी हमने गिरा दिया, उसके ब्लैक हॉक भी हमने गिरा दिए और यहां से अमेरिका भागने पर मजबूर हो गया। और इसी तरह ईरान गुस्से में है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है और अगर नहीं रुका तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। कि क्या कह रहा है ईरान? शुरुआती संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, ईरान का कहना है। ऐसे हमले धोखेबाजी का संकेत देते हैं। इस्लामाबाद वार्ता की जिम्मेदारी ट्रंप की है। ट्रंप ने हमें सीजफायर का भरोसा दिलाया था, लेकिन अमेरिका ने सीजफायर की 3 शर्तें तोड़ी हैं। लेबनान पर हमले जारी रहे तो बातचीत का मतलब नहीं है। सीजफायर में लेबनान को भी शामिल करें। हम लेबनान के भाई बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं और रहेंगी। हम अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। जवाब में इजराइल ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम फिर से युद्ध करेंगे, हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने कहा, हम सीजफायर पर अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे। हॉर्मूज को खुला रखना इजराइल के लिए सबसे बड़ी शर्त है। ईरान ने इसमें कोई रुकावट डाली तो नतीजे खतरनाक होंगे। अगर तय किए गए सीजफायर प्लान का पालन नहीं हुआ तो यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, फिर से जंग हो सकती है। अमेरिका का कहना है, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर गोलीबारी होगी, जो पहले से ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगी। वैसे इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। लेबनान इस समझौते से अलग है, इसका हिस्सा नहीं है। जब हमें जरूरत थी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। उनको भी ग्रीनलैंड को याद रखना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सेना के प्रवक्ता। तय वक्त के अनुसार और पहले दिन से बनाई गई योजना के मुताबिक हर एक लक्ष्य हासिल किया गया। ईरान की नौसेना नष्ट कर दी गई। रक्षा औद्योगिक आधार पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा खत्म कर दी गई है। क्षेत्र को खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। खासकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। हमारा हाथ ट्रिगर पर है और हमारे कान सर्वोच्च कमांडर के आदेश पर हैं। दुश्मन ने 2 दौर की बातचीत में दिखा दिया कि वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसे जो झटके लगे उन्हें देखते हुए हमें उम्मीद है कि वह समझदारी से काम लेगा। अब देखिए जरा, सवाल यह है कि ईरान कह रहा है कि हम फिर से हमला कर सकते हैं अगर लेबनान के खिलाफ जंग नहीं रुकी। ईरान में अमेरिकी और इजरायली जो एजेंट हैं उनके हथियार पकड़े गए। दावा किया गया है ये अमेरिका और इजरायली
एजेंट थे जिनके पास ये असलहा और गोला बारूद था। दूसरी तरफ जब तक जंग रुकी है सभी अपने तेल गैस का इंतजाम कर लेना चाहते हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, स्टारमर ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष स्टारमर पहुंचे हैं यूएई। यूएई पहुंचे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात करने के लिए, क्योंकि उसी रास्ते से तेल और गैस जाता है। और उसके बाद यूके के पीएम देखिए सऊदी अरब पहुंचे हैं और बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं। ईरान ये धमकी दे रहा है कि वो हॉर्मूज बंद कर देगा, जहाज गुजरने नहीं देगा अगर जंग नहीं रुकी। कल मध्य पूर्व में सीजफायर का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। ईरान ने दोबारा हॉर्मूज तो खोला, लेकिन ऐसी शर्त पर कि दुनिया टेंशन में। ईरान ने कहा वो हॉर्मूज से रोज सिर्फ 15 जहाज गुजरने देगा और दावा है कि अरोरा नाम का ऑयल टैंकर जैसे ही हॉर्मूज पहुंचा, अचानक 180 डिग्री घूमकर वापस फारस की खाड़ी में लौट गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, इसलिए जहाजों टैंकरों को बहुत संभल कर चलना है। शुरुआत में कुछ जहाजों ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के लेबनान पर हमलों के बाद स्थिति बदल गई है। बुधवार को ग्रीस के स्वामित्व वाला बल्क कैरियर एनजे अर्थ और लाइबेरिया का डेटोना बीच जहाज यहां से गुजरे हैं। इससे उम्मीद जगी थी कि हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 1000 से ज्यादा जहाज फंसे हैं, जिन्हें निकलने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगेगा। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि ईरान टोल वसूल रहा है। ईरान ने तेल टैंकरों पर $1 प्रति बैरल टोल लगाया है। दरअसल ईरान हॉर्मूज में हर जहाज पर कड़ी नजर रख रहा है। सुनिए जरा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही है इस पर। Well, with respect to the हॉर्मुज को तुरंत खोला जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की ये मांग है। ये सार्वजनिक रिपोर्टें झूठी हैं। हमें निजी तौर पर बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, नहीं तो ट्रंप सीज फायर तोड़ सकते हैं। different privately, we have seen an uptick. अब देखिए सब अपने अपने तेल गैस का इंतजाम कर रहे हैं, तो भारत की भी जिम्मेदारी है अपना इंतजाम करने की। ये आप देख रहे हैं भारत के भी तेल और गैस के जहाज पहुंच रहे हैं। दो इंडियन वेसल्स हैं जो आए हैं उसी रास्ते से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था अब तक। और भारत ने देखिए क्या किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर पहुंच गए। भारत का गैस कतर से आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और इसका मकसद है कि आगे आने वाले वक्त में भारत किसी परेशानी में ना आए अगर ऐसा संकट फिर खड़ा होता है। भारत में जंग से पैदा हुआ तेल गैस का संकट खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तानी सरकार सप्लाई तेज करने में जुट गई। एक तरफ तो ताबड़तोड़ जहाज भारत आने में लगे हैं, दूसरी ओर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। 2 मंत्री, मोदी सरकार ने 2 बड़े मंत्री अब विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर पहुंच चुके हैं, जहां वो आज और कल कई दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जल्द ही यूएई जाने वाले हैं। 11-12 अप्रैल को जयशंकर यूएई में कई बैठक करेंगे। दोनों मंत्रियों का मकसद है कि तेल गैस की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग के चलते सप्लाई कम हो गई थी, लेकिन अब हॉर्मूज स्ट्रेट से भारतीय जहाज तेजी से आएंगे। दरअसल भारत तेल गैस का बड़ा आयात मिडिल ईस्ट से करता है। भारत अपनी कुल एलपीजी का करीब 30% कतर से मंगवाता है। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा यानी 10% तेल सप्लायर है। युद्ध की वजह से हॉर्मूज के आसपास हमारे 28 जहाज फंसे हुए थे। इनमें से तेल गैस के 10 जहाज अब तक भारत आ चुके हैं। एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा
15,400 टन गैस लेकर भारत पहुंचा है। यह जहाज आज नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर आया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता। We are closely following मिडिल ईस्ट के हालात पर भारत नजर रखे हुए है। हम वहां के देशों के लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री 11 और 12 अप्रैल को यूएई के दौरे पर रहेंगे। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री भी 9 और 10 अप्रैल को कतर के दौरे पर हैं। an official visit. घरेलू यूज के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल एक दिन में 51 लाख से ज्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर की सेल हुई है। कमर्शियल एलपीजी पर अफेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर की गई है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। सप्लाई सफिशिएंट है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और जरूरत के अनुसार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खरीदें। अब सवाल यह है, कल बड़ा दिन है, शांति वार्ता होने वाली है कल, और शांति वार्ता से पहले आपको तेहरान लिए चलता हूं। इंटेलिजेंस चीफ जो मारे गए थे, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। खुफिया विभाग के प्रमुख को मारा गया था। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में शांति बैठक को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं इस्लामाबाद में। यही वो जगह है जहां ये बैठक होने वाली है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर बैठक से पहले इस्लामाबाद में हालात क्या हैं। इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका ईरान की बैठक है और जंग रोकने के लिए बड़ी शांति वार्ता की तैयारी है। लेकिन इस बीच इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी को इस्लामाबाद में सुरक्षा कारणों से जोड़ा जा रहा है। आम लोगों की आवाजाही पर भी बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के जिस सेरेना होटल में मीटिंग होने वाली है, उसे सुरक्षा कारणों से पूरी तरह खाली कर दिया गया। सेरेना पाकिस्तान का सबसे लग्जरी 5 स्टार होटल है। यहां प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात का किराया 93,000 रुपए। ये पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा और सबसे भव्य होटल है। इस्लामाबाद तो तैयार है, लेकिन वार्ता पर सस्पेंस है। बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शामिल होना है, लेकिन वेंस आएंगे या सुरक्षा वजहों से वो नहीं आएंगे, साफ नहीं है। ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है, लेकिन खबर यह है कि युद्ध समझौते से ईरान बहुत खुश नहीं है। दावा है कि लेबनान वाली शर्त पर पाकिस्तान ने भ्रम फैलाया। ईरानी राजदूत ने पहले ट्वीट किया कि पाकिस्तान में बात होगी, लेकिन जब लेबनान पर ईरान में तनाव बढ़ा तो ट्वीट डिलीट कर दिया उन्होंने। मतलब ईरान के भी इस्लामाबाद वार्ता में आने पर सस्पेंस है। जब दोनों बातचीत वाले नहीं आएंगे तो फिर बात कौन करेगा। और इस बीच बड़ी खबर देखी आ गई कि इजराइल और लेबनान में सीधी बातचीत जल्द हो सकती है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने निर्देश दिए लेबनान के साथ जल्द से जल्द बातचीत हो। लेबनान ने इजराइल से सीधी बातचीत की अपील की थी। क्या नेतन्याहू तैयार हो गए इसके लिए? वो ऐसे संकेत दे रहे हैं या चौतरफा दबाव उन पर पड़ रहा है जिसके बाद वो राजी हुए? और इन शर्तों में लेबनान के साथ साथ एक और शर्त ईरान ने जोड़ी। वो शर्त ये कि अमेरिका ने जितने सैन्य अड्डे बनाए हैं अरब मुल्कों में, इन सारे सैन्य अड्डों से जो भी सेना की यहां तैनाती है, इस सेना को वापस ले जाया जाए। लेकिन अमेरिका ने रुख साफ कर दिया है कि यह सेना यहां से वापस नहीं जाएगी। तो भले ही अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी हो, लेकिन
ट्रंप की सेना मैदाने जंग नहीं छोड़ने वाली है। यह ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है और कहा है समझौता पूरा होने तक सेना तैनात रहेगी। ईरान के आसपास अमेरिकी फौज की मौजूदगी नहीं हटेगी जब तक ईरान से अंतिम समझौते पर पूरी तरह पालन नहीं होता है। तब तक जहाज, विमान, सेना, हथियार आसपास ही रहेंगे। उन्होंने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दिया है। मतलब ईरान की घेराबंदी में ट्रंप कोई ढील नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को शक है कि ईरान से समझौते में गड़बड़ी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप फिर से ईरान पर बारूद बरसा देंगे। ईरान के आसपास 8 से 10 देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और साथ ही साथ ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 40 से 50 हजार सैनिक मौजूद हैं। वॉरशिप, बड़े डिफेंस सिस्टम और घातक फाइटर जेट भी तैनात हैं। इजराइल और अपने मित्र देशों की सुरक्षा के लिए यह तैनाती होती है। साथ ही हॉर्मुज से सुरक्षित सप्लाई, आतंकी अभियानों से निपटना और ईरान पर शिकंजे के साथ क्षेत्र में दबदबा बनाना भी ट्रंप का मकसद है। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी वजह से समझौते का पालन नहीं हो पाएगा ये तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, पहले से ज्यादा विनाशकारी होगा ये। ट्रंप का ये धमकी भरा लहजा इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि उनका दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और सुरक्षित होगा। साथ ही ईरान के पास परमाणु हथियार किसी भी हाल में नहीं होगा, लेकिन ईरान के तेवर देखकर लग रहा है कि वो दोनों में राजी नहीं है। यानी 2 हफ्ते का सीज फायर अगर बीच में टूटा तो फिर जंग और भड़केगी। सुनिए जरा कर्नल टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं इस पर। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ की गई संधि से अमेरिका के डोनर प्रेसिडेंट अब पलट रहे हैं। अब उस पलट के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये उनकी आदत में शुमार है। दूसरा कारण ये कि इजराइल ने ये कहा कि सीज फायर की कंडीशंस के अंदर लेबनान इंक्लूड नहीं था, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा कारण ये कि उन संधियों में एक शर्त ऐसी भी है कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट की सभी कंट्रीज से हटाएगा। क्या ये अमेरिकन पीपल को एक्सेप्टेबल होगा? लिहाजा इन कारणों की वजह से कुछ ना कुछ रीजन देके डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी की हुई संधि के ऊपर इफ एंड बट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ कोशिश में है कि जंग रुकवाने का क्रेडिट उन्हें मिले, लेकिन क्रेडिट नहीं, शहबाज शरीफ फंस गए। कैसे? क्योंकि बेशक ईरान और इजराइल की जंग रुक गई हो, लेकिन नेतन्याहू को और इजराइल को शहबाज शरीफ पर भरोसा नहीं है। इजराइल ने साफ कहा है कि उन्हें पाकिस्तान पर यकीन नहीं है। देखिए आखिर इजराइल को क्यों यकीन नहीं पाकिस्तान पर? फायर के बाद पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है और लेबनान में इजरायली हमले के बाद पाक चौतरफा घिर गया है। पाकिस्तान की भूमिका पर दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप नेतन्याहू के डबल गेम में पाकिस्तान मोहरा बन गया है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। ईरान के साथ समझौते के लिए मुस्लिम देश पाक का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और ईरान उस पर भरोसा कर सकता है। अमेरिका के कहने पर शाहबाज के साथ मुनीर ने कमान संभाल रखी थी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के कहने पर शाहबाज ने पोस्ट शेयर की, जिस पोस्ट को लेकर शाहबाज सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। लेकिन अब ईरान ने लेबनान पर हमले को लेकर सवाल उठाए। ईरान की सीजफायर शर्तों में लेबनान पर हमले रोकना था। ईरान ने अमेरिका से कहा था कि वो इजराइल को लेबनान में हमले से रोके, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने कहा ऐसा कोई वादा नहीं किया था। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में लेबनान का जिक्र था। इस वजह से पाकिस्तान की भूमिका पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। इजराइल ने साफ किया है कि उसे मध्यस्थ के रूप में पाक की भूमिका पर संदेह। इजराइल पाकिस्तान को विश्वसनीय पक्ष के रूप में नहीं मानता है। भारत में इजरायली दूत रूवेन आजार ने कहा कि पाकिस्तान भरोसेमंद पक्ष नहीं है। अमेरिका ने निजी कारणों से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया होगा। अमेरिका ने पहले भी हमास से डील के लिए कतर, तुर्की का इस्तेमाल किया था। इजराइल ने कहा उसके लिए अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अब आपको बताऊं, जो पाकिस्तान दुनिया में शांति का दावा कर रहा है, शाहबाज मुनीर सीजफायर करवाने की डींगे हाँक रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के बदले पीठ थपथपा रहे हैं। उन्हीं की फौज पड़ोसी अफगान के हाथों मार खा रही। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच फिर से ताबड़तोड़ हमले हुए। डूरंड लाइन पर अफगान फोर्स ने पाक की चौकियां उड़ा दी। पख्तिका प्रांत में अफगान सेना ने कई हमले किए, जिनमें बरमल जिले में मौजूद पाक की चौकियां तबाह हो गई। साथ ही
कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें सैन्य चौकियां उड़ा दी गई और इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने भी अफगान पर हमले किए। नूरिस्तान के कामदेश जिले के आसपास रॉकेट दागे हैं, यानी दोनों ओर से पाक अफगान की फौज टक्कर ले रही, वो भी तब जब चीन में दोनों देशों के लिए शांति वार्ता हो रही थी। चीन के उरुमुकी में करीब 7 दिनों तक लंबी बातचीत चली है। अब जाकर चीन ने पाक अफगान जंग रुकवाने का दावा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश संघर्ष रोकने पर राजी हो गए हैं। दोनों देशों में बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने पर सहमति बनी है। तो सोचिए, वो जंग रुकवा रहे हैं ईरान की, लेकिन इनकी जंग चीन रुकवा रहा है। क्या कह रहे हैं दिनेश नायक? पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्टमैन की या कह लीजिए टेबल बिछा के वेटर वाली ड्यूटी पे लगा हुआ है। उनको बताया जा रहा है ये करो तो वो करेंगे, ये सर्व करो वो सर्व करते हैं, ये मैसेज दे दो मैसेज दे देते हैं कि भाई अफगानिस्तान के अंदर जो है इनको एक म्यूनिख के अंदर सिक्योरिटी की तो मीटिंग थी, उसमें अर्जेंटली आसिम मुनीर को बुलाया गया। बोला कहीं ऐसा ना हो कि अफगानी जो तालिबान है वो ईरान के साथ अंदर चले जाएं और अमेरिका से लड़ें। उसके इसलिए अमेरिका ने बोला उनको उलझा लो अपने साथ में। तो ये आए, आखिर के इन्होंने फटाफट नंगरहार से लेके खोज से लेके हर जगह पे एयर बम्बार्डमेंट की, महिलाएं बच्चों को मार दिया। अल्लाह का शुक्र है अभी तक वो चल रहा है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और खबर है चुनाव से जुड़ी। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने थे। चुनाव की शुरुआत हो गई है। 2026 की पहली चुनावी जंग हुई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, असम केरल में बम्पर वोटिंग हुई है। ये वोटर्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कामाख्या मंदिर गए। हेमंता के लिए बड़ी चुनौती है चुनाव जीतना। और उसके बाद मंदिर से निकलकर हेमंता बिस्वा शर्मा वोट देने के लिए गए। हेमंता ने वोट दिया परिवार के साथ। दूसरी तरफ हेमंता के प्रतिद्वंदी और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई माता के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। असम के अलावा केरलम में भी चुनाव था। सीएम पी विजयन वोट करने के लिए पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल किया और बम्पर वोटिंग केरल में भी हुई। आज मतदान पुडुचेरी में भी हुआ। पुडुचेरी में देखिए जरा, सीएम बाइक पर पहुंचे थे वोट करने के लिए। एक और खास तस्वीर दिखाई दी। पुडुचेरी में बाकायदा रोबोट था पोलिंग बूथ पर और वोटर्स का वेलकम कर रहा था। और इतनी वोटिंग, कम से कम हिंदी बेल्ट के वोटर्स को भी इनसे सीखने की जरूरत है, जहां 90% तक मतदान हो रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। आंखों में जो आशा देख रहा हूं, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त, सबल और एक नए असम हमको आने वाले 4 तारीख को दिखाई देगा। पूरे इंडिया में असम का वोटिंग % ज्यादा होगा। असम के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। असम में नंबर 1 प्रॉब्लम जो है वो फॉरेनर्स का इश्यू है, विदेशियों का है, घुसपैठियों का है, उच्छेद का है। The election is a clear verdict of the people. केरल में यूडीएफ क्लीन स्वीप करेगा। गिनती के बाद केरल में यूडीएफ की सरकार बनेगी। एलडीएफ इस बार विपक्ष में बैठेगी।
केरल में बीजेपी का कुछ नहीं होगा। केरल के लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। खासतौर से असम में एक बवाल मतदान से पहले शुरू हुआ, जो पवन खेड़ा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से शुरू हुआ। पवन खेड़ा ने उसके बाद एक वीडियो जारी किया। वो वीडियो में पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर अटैक किया था। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? फ्लैट में, मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट 100 पुलिस वाले गए, मैं नहीं था। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं? हम जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? बोला है मैं डरने वाला नहीं हूं। कोई भी अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग हो, करना अलग बात है। और आइए अब आपको दूसरे राज्य में लिए चलता हूं जहां चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पीएम मोदी आज आसनसोल में थे। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना में थी। अब देखिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा और पीएम मोदी क्या कह रहे हैं रैली में। ममता ने आज रैली में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। वोटर लिस्ट से 90 लाख लोगों के नाम हटाए जाने पर घेरा है। आपने बंगाल की कुर्सी हासिल करने के लिए वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम हटा दिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जीत टीएमसी की होगी। ममता ने कहा काटे गए नाम को जोड़ने के लिए वो कोर्ट जाएंगी। ममता ने बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी शासित राज्यों में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्ला बोलने पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। बांग्ला को विदेशी भाषा की तरह पेश किया जा रहा है। बीजेपी वाले बांग्ला बोलने वाले को घुसपैठिया बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज 3 चुनावी सभा को संबोधित किया। हल्दिया, आसनसोल, बीरभूम में रैली को संबोधित किया। ममता के मां माटी मानुष पर मोदी ने घेरा। मोदी ने कहा मां आज रो रही हैं, माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है और डरा हुआ है। टीएमसी ने बंगाल में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। 4 मई के बाद यह निर्मम सरकार जाएगी और बीजेपी आएगी। मछली के मुद्दे पर भी मोदी ने ममता को घेरा। यहां बंगाल में मछली की बहुत डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में आज तक आत्मनिर्भर नहीं है। इतने साल राज करने के बाद भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई। लॉ एंड ऑर्डर, विकास के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने घेरा। सुनिए जरा पीएम मोदी और ममता बनर्जी। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। क्या करते हैं? माछ उत्पादन नहीं करते हैं तो मछली का दुकान में क्यों एट्रोसिटीज करते हैं? क्यों मछली खाने से रुकता है? क्यों आप लोगों को ब्रिगेड का मीटिंग में एक लड़का, एक हॉकर चिकन पैटीज बेच रहा था, उसको पिटाया था? शर्म होना चाहिए, लज्जा हो उचित। मैं पूरा तैयार हूँ
बंगाल को जो आम आदमी है मेरा पास है, अगले दिन चुनाव में मेरा पास सपोर्ट देगी, मेरा पास इस चुनाव में वोट डालेगी तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे। यहाँ ये एरिया बीजेपी का गढ़ है और हमारी सबसे बड़ा नेता है, विश्व की सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में विकास प्रगति का गारंटी लिया है, इसलिए अच्छा ही होगा। बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, बंगाल में बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बनाना, इसीलिए रोज SIR चिल्ला रही हैं। अब ममता बनर्जी अपनी सीट तो बचा नहीं पाएंगी, सरकार कहां से बचा। सियासत से जुड़ी एक और खबर है बिहार से। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। खबर है नीतीश कुमार कल राज्यसभा की शपथ लेंगे। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी दिल्ली आ गए। अब अटकलें लग रही हैं कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे। अब इस पर कयास और अटकलों का बाजार गर्म है। कल ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यही रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का नया लोगों को कर देंगे। शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे और 13 तारीख के बाद सारी प्रक्रिया सरकार बनाने की शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री चाहेंगे, मुख्यमंत्री के हिसाब से सब कुछ होगा। बिहार में जो उन्होंने विकास की लकीर खींची है, बिहार में जो मॉडल नीतीश मॉडल लाए हैं, तो कहीं लग रहा है आपको बिहार में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आगे भी सरकार चलेगी? अभी भी चल रही है, आगे भी चल। इसके लिए अगला मुख्यमंत्री के लिए आप लोग क्यों परेशान हैं? बिहार से ही एक दिल दहला देने वाली खबर आई। बिहार में सरेआम सिर काट दिया गया। सरेआम किसने सिर काटा है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। हिला देने वाली तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। अब आपको बताऊं ये बवाल क्यों हुआ है। इस शख्स को देख रहे हैं, ये गला रेत रहा है एक शख्स का। उसके ऊपर चढ़कर, सीने पर चढ़कर सर धड़ से अलग कर दिया है। और उसके बाद देखा, तस्वीर और विचलित कर सकती है। उस शख्स का सर धड़ से अलग करके बीच सड़क पर रख दिया। और फिर ऐसा करने वाले शख्स के साथ क्या हुआ देखिए। लोगों ने दौड़ाया, उसे पीटना शुरू किया। जब तक सर काट रहा था तब तक कोई नहीं आया। हैवानियत हजम करने की और दरिंदगी की दहशत में दम तोड़ने की हमारी आदत हो चुकी है। यह लिखना पड़ रहा है क्योंकि ना तो पहली बार हैवानियत हुई है और न पहली बार हमने ऐसा किया है। एक शख्स गला रेते जा रहा है, सरेआम सरेराह, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई वीडियो बनाता रहा, कोई स्कूटी घुमाकर भाग खड़ा हुआ और तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। आपको लग रहा होगा कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, जिन्हें उस वक्त किसी की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी, उन्हें थोड़ी देर बाद गुस्सा आ गया और ऐसा गुस्सा आया कि एक और जिंदगी मौत की नींद सो गई। अब कसूर किसका, सोचिए। अगर समझ में आए तो हमें भी बताइएगा। आप पुलिस को और सिस्टम को गुनाहगार बता लीजिए।
आग लगा दीजिए, हंगामा कर लीजिए, लेकिन जवाब जरूर ढूंढिए कि बिहार के अररिया में जो हुआ क्या वो आपके और हमारे साथ नहीं हो सकता। देखिए जरा, हृदय विदारक बर्बर तरीके से एक शख्स की हत्या की गई। आखिर क्यों हुआ? मामूली सी वजह, बिहार में अररिया के फारबिसगंज में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पार्किंग विवाद में पिकअप ड्राइवर की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई। एक ठेले वाले ने बीच सड़क ड्राइवर का सिर धड़ से अलग कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि बाद में भीड़ ने आरोपी को पीट पीट कर मार दिया। ड्राइवर की पहचान पास के गांव में रहने वाले नबी हुसैन के रूप में हुई। दरअसल नबी हुसैन सब्जी लेने के लिए फारबिसगंज मंडी आया था। वहीं पर गला काटने वाले राहुल चौहान ने सत्तू का ठेला लगा रखा था। दोनों के बीच पार्किंग को लेकर कुछ कहासुनी हुई और बात बढ़ गई। विवाद बढ़ा तो राहुल चौहान और नबी हुसैन में हाथापाई शुरू हुई और फिर राहुल ने चाकू निकाल लिया और नबी हुसैन पर दनादन वार किए। वो घायल होकर गिरा तो राहुल ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब राहुल नबी चौहान का गला रेत रहा था तो लोग वीडियो बना रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद ठेले वाला राहुल वहीं झाड़ी में छिपा था। पुलिस और भीड़ ने उसे झाड़ी से बाहर निकाला और थाने की ओर खींच ले गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस के कब्जे से आरोपी ठेले वाले को खींच लिया। भीड़ ने राहुल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। सुनिए जरा इस पूरी वारदात पर पुलिस क्या कह रही है। वहां पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहां पर बेचता है। किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। वो भी कानूनी कार्रवाई है, हम लोग पूरी ताकत के साथ करेंगे। इससे कोई दुश्मनी था, ये अचानक मार किया है। और कौन मारा पता चला? ये हमको अभी पता चला कि मार किया सब। उसका वीडियो है यहाँ पे, सत्तू वाला है ना वहाँ पे, वही मार किया। तो पूरा जो है ना ये जो है सब्जी मंडी में आग लगा देंगे जब तक। राइट, अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखते हैं क्या है खास। जिंदगी में आगे बढ़ना हो या कुछ बड़ा हासिल करना हो, उसका एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की एक चौपाई में भी लाइफ का बड़ा फंडा दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। मतलब भाग्य या किस्मत का भरोसा केवल आलसी लोग करते हैं। वो अक्सर मेहनत से बचते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी या भाग्य में लिखा होगा तो जरूर मिल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे सोते हुए शेर के मुंह में खुद शिकार नहीं आता, उसे आलस छोड़कर शिकार के लिए कड़े दांव पेंच लगाने होते हैं। इसी तरह जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं और बाद में ईश्वर से कुछ अच्छा होने की दुआ करते रहते हैं, उनके हाथ से न केवल बड़े मौके निकल जाते हैं बल्कि समय काम पूरा न करने से धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। आलस की वजह से वो तरह तरह की बीमारियों और मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। इस तरह तुलसीदास जी ने इस चौपाई के जरिए लाइफ का अहम फंडा दिया। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो आलस को छोड़कर कर्म की राह चुनते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।